रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन्फ्लेशन, रिकॉर्ड ब्रेकिंग अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 0.29%, फूड शॉर्टेज, मेडिसिन क्राइसिस, फॉरेन रिजर्व ना होने के बराबर, ऊपर से लोन देने को कोई तैयार नहीं। पाकिस्तान बैंकरप्सी के किनारे पर है। इनफैक्ट डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुका है। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। कौन सी वो रीजन है जिनकी वजह से पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा और क्या ये इन हालात से बाहर निकल सकेगा? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की, जिनका कहना है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। The dollar rate. Look at the price of oil and ghee. It's on the rise every day. Pakistan's economic cry, dangerously low foreign exchange reserves, and a potential default on its foreign debt. The price of petrol has been increased by 30 rupees per litre. That's when things started to go wrong. Part of the country's present economic problems come from epic mismanagement by the country's political leadership. And continued political turmoil have exacerbated the situation. प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट पिछले 75 सालों से बैगिंग बाउल अपने हाथ में लिए है। इसके अलावा इनकी एक और बात बहुत वायरल गई, और जो कहते हैं ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, यानी ना सिर्फ बाकी गवर्नमेंट्स बल्कि पाकिस्तान की पब्लिक को भी ये अपनी ही तरह देखते हैं। इस बात पर पब्लिक की तरफ से बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा इन्हें, क्योंकि इन्हीं की पॉलिसीज की वजह से, इन्हीं के लिए हुए लोन्स की वजह से पाकिस्तान इन हालात का सामना कर रहा है। फिर भी ये पब्लिक को भिखारी करके पुकार रहे हैं। यहाँ इन्फ्लेशन रेट जो नॉर्मली 8 से 10% रहता था, आज 37% तक पहुंच चुका है। पेट्रोल, कुकिंग ऑयल, चीनी, आटा, सब्जी यानी जरूरत की हर चीज गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर कर दी गई है। इमेजिन कर सकते हैं, सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल खुद कह रहे हैं कि लोग चाय पीना कम कर दें ताकि एक्सपेंसेस कम हो सके। अकॉर्डिंग टू द डिप्लोमेट, अगले 3 सालों में यानी साल 2026 तक पाकिस्तान को $80 बिलियन फॉरेन डेट पे करने हैं। जबकि पाकिस्तान के पास अपने इंपोर्ट्स बिल पे करने तक के पैसे नहीं है, तो ये $80 बिलियन पे करना एक नामुमकिन सी बात है। इन क्राइसिस की सबसे पहली वजह है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान हमेशा से मिलिट्री और डेमोक्रेटिक रूल के बीच झूलता रहा है। आर्मी की काफ़ी इंटरफेरेंस देखी गई है यहाँ की पॉलिटिक्स में। 3 मिलिट्री कूस, इसके अलावा आर्मी ने करीब 33 साल पाकिस्तान को रूल किया। इनफैक्ट यूएस की फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन का कहना था कि पाकिस्तान को गवर्नमेंट नहीं बल्कि इंटेलिजेंस और फौज ही चलाती है। पाकिस्तान में स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, सीमेंट फैक्ट्रीज और यहाँ की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी DHA यानी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी भी फौज ही ने बनाई है। और इन सब बिजनेसेस से हर साल करीब $26 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि इंडिया के बिजनेस टाइकॉन्स अंबानी और अदानी ग्रुप के एनुअल रेवेन्यू से भी ज्यादा है। इस रेवेन्यू के साथ साथ आर्मी एक्सपेंसेस के नाम पर बजट का एक अच्छा खासा पार्ट लेती है। 2023 में आर्मी को बजट से 1804 बिलियन रुपए दिए गए, जबकि हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम, जिन पर कंट्रीज अपना मोस्टली बजट खर्च करती हैं, इनमें एजुकेशन पर 60 बिलियन और हेल्थ पर सिर्फ 24 बिलियन रुपए खर्च किए गए। टॉपिक पर वापस आए तो 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने 29 प्राइम मिनिस्टर्स देखे हैं और इनमें से एक भी अपनी टर्म यानी 5 साल पूरे नहीं कर सका। 18 बार प्राइम मिनिस्टर्स को करप्शन या मिलिट्री कू की वजह से इनकी पोस्ट से हटाया गया। रिसेंटली आखिरी हुकूमत साल 2022 में इमरान खान की गिराई गई। इमरान खान पब्लिक की तरफ से मोस्ट पॉपुलर लीडर थे पाकिस्तान के, लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि शहबाज शरीफ ने बाकी सब पार्टीज को अपने साथ मिलाकर इनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, इनकी हुकूमत गिराई और खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए। पाकिस्तान में जब भी लीडरशिप चेंज हुई, पिछली पॉलिसीज को खत्म करके नई पॉलिसीज बनाई जाती रही है और अभी इन पर ठीक से इम्प्लीमेंटेशन शुरू ही होती है कि तब तक ये हुकूमत भी गिरा दी जाती है। जैसे इमरान खान ने अपने दौर में एहसास प्रोग्राम नाम का एक वेलफेयर प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें गरीब लोगों को फ्री खाना और सोने के लिए जगह दी जाती थी। ये प्रोजेक्ट कुछ टाइम चला और शहबाज शरीफ की हुकूमत में आते ही इन शेल्टर हाउसेस को बंद कर दिया गया। इसके कुछ टाइम बाद पब्लिक रिएक्शन की वजह से इन्हीं हाउसेस को वापस से खोलना पड़ा। लेकिन अगर पब्लिक इसके लिए रिएक्शन ना दिखाती तो बाकी पॉलिसीज की तरह इस प्रोग्राम पर जो पनाहगाहें बनाई गई, जो इन्वेस्टमेंट की गई थी, वो सब जाया जाती। और इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती और इकोनॉमी ग्रो करने की बजाय रिसेशन देखने को मिलता। दूसरी बड़ी रीजन है चाइना और IMF का डेट ट्रैप। पिछले 25 सालों से पाकिस्तान का कर्जा हर 5 साल बाद पहले से डबल होता जा रहा है, क्योंकि हर साल लोन लिया जाता है, फिर इस लोन का इंटरेस्ट बढ़ता है। ये पे करने के लिए पैसे तो होते नहीं है, फिर इस लोन का इंटरेस्ट चुकाने के लिए और लोन लिए जाते हैं। इसके चलते पाकिस्तान आज करीब $126 बिलियन का कर्जदार है, जिसमें से $27 बिलियन का लोन चाइना और कलेक्टिवली करीब $26 बिलियन लोन IMF और वर्ल्ड बैंक का है।
और ये सब अपने डेट ट्रैप की वजह से दुनिया में जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल साल 2008 में ग्रीस फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार था। करीब $300 बिलियन का कर्जा था इस पर और लोन चुकाना इसके लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। यहाँ पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक और IMF ने मिलकर ग्रीस को ऑफर की कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें हमारी कुछ शर्तें माननी होंगी। इन्होंने कहा कि यहाँ 12 पार्ट्स में टैक्स बढ़ाया जाएगा, ग्रीस बजट डेफिसिट को कम करे, सोशल बेनिफिट जो लोगों को दिए जाते हैं उन सबको खत्म करे, प्राइवेटाइजेशन की जाए और सबके साथ साथ जुडिशियल चेंजेस भी लाए जाए। ग्रीस को मजबूरन ये सब कंडीशंस माननी पड़ी 100 बिलियन यूरोस का लोन लेने के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसके बाद भी साल 2010, 2012 और 2015 में ग्रीस को फिर से IMF के पास जाना पड़ा लोन लेने, क्योंकि IMF कंडीशंस ही ऐसी रखता है जिनको मानने के बाद मुल्क पहले से ज्यादा कर्जे में डूबते हैं और इस मुल्क से ज्यादा अब IMF का इस पर कंट्रोल रहता है। इसी बात को देखते हुए ग्रीस के फाइनेंस मिनिस्टर यानिस वेरोफकिस ने रिजाइन किया, ये कहते हुए कि पब्लिक रेवेन्यू और टैक्स सिस्टम पर उनकी मिनिस्ट्री से ज्यादा IMF का कंट्रोल था। जो IMF चाहती थी उन्हें वो करना पड़ता था। ग्रीस 2008 में $300 बिलियन का कर्जदार था और IMF से 4 दफा बेल आउट लेने के बाद भी ये कर्ज कम ना हुआ, बल्कि आज ग्रीस पाकिस्तान से करीब 3 गुना ज्यादा यानी $406 बिलियन का कर्जदार है। पाकिस्तान के केस में भी IMF ने इसी तरह की कंडीशंस रखी हैं जो ग्रीस में देखी गई थी। पाकिस्तान टैक्सेस बढ़ा चुका है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा चुका है, सब्सिडीज खत्म कर दी हैं, जिसकी वजह से रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है। लोग बुरी तरह से सफर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोन्स की हिस्ट्री को देखते हुए अभी तक IMF की तरफ से कोई बेल आउट नहीं दिया गया। दूसरी तरफ अगर बात करें चाइना के डेट ट्रैप की, तो चाइना इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज को लोन देता है, स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखता है, यानी 25 से 30 साल के ग्लोबल स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड की बजाय 10 साल से भी कम का पे बैक पीरियड देता है और इन लोन्स पर 1 से 2% ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बजाय 4% का भारी इंटरेस्ट लेता है। जैसा कि लोन्स रीपेमेंट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक बहुत मुश्किल चीज है, तो चाइना उन एसेट्स को टेक ओवर करके उन्हें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। युगांडा का एंटीब एयरपोर्ट और श्रीलंकन हेम्बनटोटा पोर्ट चाइनीज डेट ट्रैप की 2 बड़ी एग्जांपल्स हैं और हो सकता है फ्यूचर में लोन ना चुकाने की वजह से पाकिस्तान के गवादर पोर्ट, ऑरेंज लाइन ट्रेन, कराक्रम हाईवेज और सीपैक जैसे कई प्रोजेक्ट्स पर हमें चाइना का ही इन्फ्लुएंस देखने को मिले, क्योंकि इन सब प्रोजेक्ट्स में चाइना से लिया हुआ लोन शामिल है। आखिर में बात करते हैं इन क्राइसिस की तीसरी बड़ी रीजन लीडरशिप के लिए हुए गलत फैसले। ना सिर्फ डेमोक्रेटिक बल्कि मिलिट्री रूल में भी कई ब्लंडर्स देखने को मिले हैं पाकिस्तान में, जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में अमेरिका के लिए वॉर ब्रोकिंग का फैसला। इस फैसले की वजह से पाकिस्तान को एक साथ कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। साल 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया। अमेरिका सोवियत यूनियन के अगेंस्ट अफगानिस्तान में घुसना चाहता था, लेकिन अगर ये अपने फौजी यहाँ डिप्लॉय करता तो इसे उनकी ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंसिव कैंप्स और फूड समेत कई एक्सपेंसेस बेयर करना पड़ते। इसलिए अमेरिका ने अपनी फौज भेजने की बजाय ये काम एक थर्ड पार्टी यानी मुजाहिदीन को दिया और पाकिस्तान को एड के बदले इन मुजाहिदीन को ट्रेन करने का कहा गया। पाकिस्तान अमेरिका के लिए इन मुजाहिदीन का एक ट्रेनिंग सेंटर बना, जिसने न सिर्फ मुजाहिदीन बल्कि अलकायदा, लश्कर तैयबा और बहुत से ग्रुप्स को भी ट्रेन किया। यहाँ एक वक्त ऐसा आया जब ये ग्रुप्स पाकिस्तान के अपने कंट्रोल से ही बाहर होने लगे। इन्होंने पाकिस्तान में कई अटैक्स किए और साथ के साथ ड्रग्स और वेपन्स की स्मगलिंग भी शुरू कर दी। दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान को करीब $20 बिलियन की एड दी, यानी कि पाकिस्तान अगर इस वार ब्रोकिंग का हिस्सा ना बनता तो आज ना तो अफगानिस्तान इसके खिलाफ होता, ना तालिबान इस पर अटैक्स करते और ना ही इकोनॉमी को $150 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह डेमोक्रेटिक रूल की बात करें तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के दौर में लोन्स लेकर कई प्रोजेक्ट्स बनाए गए, जैसे मेट्रो बस प्रोजेक्ट। लाहौर मेट्रो बस में $120 मिलियन की करप्शन, मुल्तान मेट्रो में $17 मिलियन और इस्लामाबाद मेट्रो बस में करीब $5 बिलियन के करप्शन केसेस रिपोर्ट किए गए। थ्रू आउट लॉस में रहा ये सारा प्रोजेक्ट और हर साल करीब 7 बिलियन मेट्रो बस सर्विस, इसके साथ साथ $4.5 बिलियन ऑरेंज लाइन ट्रेन में गवर्नमेंट सब्सिडी पे करती है इन प्रोजेक्ट्स के लिए। दूसरी तरफ PMLN इस प्रोजेक्ट को जस्टिफाई करती है, ये कहते हुए कि मेट्रो बस पाकिस्तान का सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट है। इस बात को अपोजिशन भी एक्सेप्ट करती है, लेकिन हर साल इस प्रोजेक्ट के लिए हुए लोन्स की इंस्टॉलमेंट्स और करीब 11 बिलियन सब्सिडी जो गवर्नमेंट पे करती है वो टैक्सेस की शक्ल में आम आदमी की जेब से ही जाते हैं और हुकूमत के इन्हीं गलत फैसलों की वजह से इकोनॉमी को हर साल बिलियंस का लॉस बेयर करना पड़ता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पाकिस्तान के पास ऑयल, कोल, कॉपर, गोल्ड और गैस जैसे ढेरों वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं और रिकोडेक प्रोजेक्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कॉपर और गोल्ड के जो रिजर्व्स मौजूद हैं, सिर्फ इन दोनों की वैल्यू ही $260 बिलियन के करीब है, लेकिन इन्हें ठीक से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। इसके अलावा गवर्नमेंट सिर्फ डैम्स बनाने पर ही फोकस करे तो भी काफी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी यहाँ, क्योंकि हर साल पाकिस्तान में सैलाब आते हैं और काफी तबाही होती है इनकी वजह से। पिछले साल पाकिस्तान को सैलाब से करीब $30 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। अगर यहाँ डैम्स मौजूद होते तो इस पानी को स्टोर करके काम में लाया जा सकता था। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर लैंड है, टोटल GDP का
22% कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर। लेकिन फिर से फ्लड्स की वजह से सारी फसलें भी तबाह होती हैं। ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में फ्लड्स की वजह से करीब $12 बिलियन का नुकसान हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर को, जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करता है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। हुकूमत लोन्स लेकर नए प्रोजेक्ट्स में लॉस करने के बजाय सिर्फ डैम्स और नेचुरल रिसोर्सेज पर फोकस करे तो अपनी इकोनॉमी को अच्छा खासा ग्रो कर सकती है। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।